Hello students, this is Neeraj Gupta. This is our second chapter. In this chapter we will study about the 5-year plans. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो काफ़ी हद तक एक बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी है. यहीं से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है. चैप्टर इसी क्वेश्चन से शुरू होता है कि 5-year प्लान्स ठीक है हम पढ़ रहे हैं बनाए गए, लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्या है. अगर देखा जाए तो मार्केट के जो डिमांड एंड फोर्सेस का कंसेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, भाई जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो बन जाए, बात ख़त्म. गवर्नमेंट को प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है. लोगों को सबको पैसा कमाना है कंट्री में, तो डेफिनेटली वो खुद ही उसी हिसाब से अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगे, अपने हिसाब से शॉपिंग मॉल्स डेवलप करेंगे, जिसको जो सामान चाहिए वो बनाओ. तो वाई द प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, वाई द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इज़ रिक्वायर्ड. क्योंकि वैसे भी अगर एक प्राइवेट प्लेयर को अलाउ किया जाए काम करना तो वो ज़्यादा अच्छे से कमा सकता है और उससे हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है. सो वाई द प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट द बिगनिंग. सो 5-year plans. सो क्वेश्चन इज़ वाई इकोनॉमिक प्लानिंग. जैसे मैंने कहा सबसे पहले यही क्वेश्चन खड़ा हुआ कि इस इकोनॉमिक प्लानिंग की, इस 5-year प्लान्स के कंसेप्ट की ज़रूरत ही क्या है, और द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड. इसकी ज़रूरत क्या है. नॉर्मली मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई, ये जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं यही हर चीज़ को सॉल्व कर देते हैं. ज़रूरत ही नहीं है. बात समझ में आ रही है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने अभी भी कहा थोड़ी देर पहले भी, कि जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई हर चीज़ को रेगुलेट कर सकता है. वही चीज़ बनाई जाए जो कस्टमर्स चाहते हैं, वही सर्विसेज दी जाएं जो कस्टमर्स चाहते हैं. कस्टमर अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स उसी प्राइस पर लेंगे जिस पे वो ख़रीदना चाहते हैं. सपोज़ आप जानबूझ के ओवर प्राइसिंग कर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा, अंडर क्वालिटी देंगे तो भी काम नहीं चलेगा. यानी कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल फोर्स है, ये जो मार्केट फोर्स है डिमांड एंड सप्लाई का, वो हर चीज़ को ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर लेता है. तो क्वेश्चन वही है बिगनिंग में हमारे डिस्कशन का कि अल्टीमेटली फिर प्लानिंग की ज़रूरत क्या पड़ गई. सो इट ऑटोमेटिकली एक्सिलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, बट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड. है ना, गवर्नमेंट के पार्ट पर ये प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, दैट इज़ द पॉइंट. तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही निकल के आ रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी थी दैट वाज बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट. पूरे फर्स्ट चैप्टर में हम ये पॉइंट डिस्कस करते रहे ड्यू टू वेरियस रीजंस कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक जो है वो बैकवर्ड थी. हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत हाई लेवल पे था, मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे थे. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने देखा था कंट्री का, 73% या उससे ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे थे, जो कि एक सही बात नहीं है. वो बैकवर्डनेस को शो कर रहा था. और ऊपर से हमारी जो फार्मिंग है वो भी सब्सिस्टेंस है. यही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें कि एक तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमिक कंडीशंस थी. मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लगी हुई है, यानी कि सिर्फ वो फार्मिंग कर रही है बजाय कमर्शियल क्रॉप्स के जिनको बेचा जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, वो नहीं. वो चीज़ों की फार्मिंग ज़्यादा हो रही है जो खुद खानी है, सेल्फ या फैमिली ने कंज्यूम करना है. तो डेफिनेटली उसकी वजह से उनके पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं बचता था. मैंने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर की डिस्कशन में भी कि हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं था. जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता था, जो है बस वो उसी में ही जिंदा रहने की कोशिश करते थे. ठीक है. देन हमारे पास कंसेप्ट है वाइड स्प्रेड पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का. ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से ही रही है कि जो हमारी कंट्री है वो पावर्टी से उभर ही नहीं पाई है. मैं तो कहूँगा आज भी ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में गरीबी है. अब चाहे हम उस गरीबी के पीछे रीजंस दे दें कि भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, या हम गरीबी के पीछे लॉजिक लगा लें कि भाई हमारे को जो फॉरेन रूलर्स थे, चाहे वो पहले मुगल्स थे या फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया है, और वन रीज़न और दी अदर. कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि दैट इंडियंस आर लिटिल लेजी आल्सो, दे नॉट दैट हार्ड वर्किंग एज इज़ रिक्वायर्ड. तो जो भी रीजंस हैं, बट मोर और लेस इंडिया जो है, आज भी इंडियंस जो हैं वो थोड़ा सा पूरर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड ही हैं. एक स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस भी किया था पिछले चैप्टर में कि 50% ऑफ द पुअर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया, यानी पूरी दुनिया के जितने गरीब हैं उनमें से आधे तो हिंदुस्तान में बसते हैं. तो ये एक समस्या हमेशा से हमारी रही है, जिसमें जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे तो फिर उन गरीबों के लिए तो कोई प्रोडक्ट बने ही ना. तो अल्टीमेटली दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड.
लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी एंड पीपल लैक इंस्टिंक्ट फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी, है ना, पीपल लैक इंस्टिंक्ट फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लोगों में एक फीलिंग ही नहीं थी। शायद इतने समय उनको फॉरेन रूलर्स ने रूल किया था और वो एक तरह से बस, जैसे वो हम पढ़ रहे थे ना, किसानों के पास जो इनडेटेडनेस थी, जो उनकी हर समय लोन में डूबे रहना था, ये भी उनका एक वे ऑफ लाइफ बन गया था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग उनकी वे ऑफ लाइफ बन चुकी थी। हाई इंटरेस्ट पे करना लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदार्स को, मनी लैंडर्स को वे ऑफ लाइफ बन गया था। एक्सप्लॉइट होना, क्रूअल ट्रीटमेंट रिसीव करना, है ना, किसी तरह बस जीवित रहना, फेमिन्स को फेस करना, भूखे सोना, बिना कपड़ों के रहना, ये इंडियंस ने एक वे ऑफ लाइफ ही अपना बना लिया था। और ये रीज़न है कि दे लैक इंस्टिंक्ट फॉर दिस ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी। वो ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी की उनके अंदर फीलिंग ही नहीं आती थी। बड़ा ही वो मतलब उस तरह से चलते थे कि भाई चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो कभी प्रोग्रेस करने की सोचते ही नहीं थे। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। नेक्स्ट अब हमारा डिस्कशन आ जाएगा व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, कि आखिर ये इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, गवर्नमेंट करती क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग में। सो गवर्नमेंट करती है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहला तो क्या कर रही है गवर्नमेंट कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, यानी कंट्री के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है प्लान्ड वे में, है ना। प्लानिंग इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हो गया कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। कहाँ? इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। कहाँ यूज़ किया जा रहा है? इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। यानी कि अगर हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लें, बजाय इसके कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़, हम उसको इग्नोर कर दें। कंट्री के रिसोर्सेज को हम मान लेते हैं लग्जरी कार्स बनाने में, लग्जरी हाउसेस बनाने में, होटल्स बनाने में, इन चीज़ों में ही सारा यूज़ कर दें, तो देखने में कुछ सेक्शन जो है कंट्री का वो बहुत सुंदर लगेगा। नहीं, अगर मान लेते हैं कि हम कुछ सिटीज़ या सिटीज़ के कुछ हिस्से बहुत सुंदर बना दें, वहाँ सुंदर सुंदर पार्क्स हों, बहुत बढ़िया स्टेडियम्स खेलने के लिए हों, जिम हो, स्विमिंग पूल्स हों, एकदम लग्जूरियस लाइफ गवर्नमेंट डेवलप कर दे और कुछ सिलेक्टेड लोगों को पैसा चार्ज करके वहाँ रहने की फैसिलिटी दे दे, तो वो लोग तो सारे बोलेंगे वाह भाई वाह, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। बट गवर्नमेंट को सबका ध्यान रखना है, सिर्फ लिमिटेड कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं दिए जा सकते। और इंडिया विच इज़ सच अ वास्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो पूरी जनता का ख्याल रखना गवर्नमेंट का काम है। तो ऐसे में सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या देखना पड़ता है? नेशनल प्रायोरिटीज़। कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं कि भाई गरीबी दूर करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, बेसिक एजुकेशन सबको देनी है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी सबको देनी है, तो नेशनल प्रायोरिटीज़ है हमारी, उसके हिसाब से कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना है। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट यही कोशिश करती है कि जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। अब यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की गई। सबसे पहले मैं इस टर्म सेंट्रल अथॉरिटी को क्लियर करना चाहूँगा कि व्हाट डज दिस सेंट्रल अथॉरिटी मीन, है ना। सेंट्रल अथॉरिटी का क्या मतलब है? देखिए, इंडिया में कंट्रोल करने के लिए बेसिकली दो तरह से गवर्नमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट होगी, राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट होगी, एक तो ये कल्चर हो गया। और एक हो गया सेंट्रल अथॉरिटी विच विल वर्क फॉर द होल कंट्री, है ना। तो इन्होंने बनाया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम दिया कि भाई तुम क्या हो? तुम हो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। बात आई समझ में? नाउ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये काम करेगी जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी एक अथॉरिटी क्रिएट की गई। और जैसे मैंने कहा, इसको मैंने सेंट्रल अथॉरिटी नाम दिया। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो अथॉरिटी पूरी इंडिया लेवल पे काम करेगी, जबकि स्टेट अथॉरिटी क्या होती है? जो स्टेट लेवल पे काम करेगी। ऐसा नहीं कि वो देश के बारे में नहीं सोचते, बट कहीं ना कहीं हरियाणा गवर्नमेंट होने का मतलब यही है कि उनको हरियाणा के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना है। जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको पूरी कंट्री एज ए होल सोचना होता है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो स्टेट लेवल पे ना कर कहीं ना कहीं हमारे देश में नेशनल लेवल पे की गई, है ना। अभी ऊपर यही बात आई ना, नेशनल रिसोर्सेज, स्टेट रिसोर्सेज नहीं आया है।
राइट। सो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डेवलप किया गया विच डिफाइंस ए सेट ऑफ टारगेट्स रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उन लोगों ने कुछ टारगेट सेट किए, सेट ऑफ टारगेट्स, राइट। और किस चीज़ के टारगेट्स थे वो? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि भाई कंट्री किस तरह से ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, इसके उन्होंने टारगेट किए। और इसको अचीव करना है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि बस ठीक है एक बार हमने टारगेट बना दिया वो जब हो जाएगा हो जाएगा, नो। व्हाट दे ट्राइड इज कि भी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए, दैट वाज देयर इंटेंशन, राइट। और टारगेट अचीव करते वक्त ये भी नहीं कि बस आंख मीच के एक चीज़ के पीछे पड़ गए और लगे हुए। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, ये भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि व्हाट आर द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आर द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री के नीड्स एंड मीन्स हैं उनको इन्होंने पूरा ध्यान रखा, है ना। नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री, इस पे ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे। नीड्स ऑफ द कंट्री का क्या मतलब हो गया कि कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेसिक हेल्थ बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है, हाउसिंग की ज़रूरत है, फूड। आज भी कितने हाई परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रात को हंग्री जो है वो सो जाती है, भूखी सोती है। तो दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री एंड मीन्स। जैसे मैंने कहा अल्टीमेटली मोर और लेस इंडिया में अभी भी पैसे की शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं पूरर है हमारा देश। तो हमें अपने मीन्स में, जैसे कहते हैं ना जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो की गई, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया, उसने कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा कि हमने उन रिसोर्सेज को जो हमारे पास हैं देखते हुए वहाँ पहुँचना है, वो करना है जिससे हम कंट्री के लिए बेस्ट अचीव कर सकें, जो इन कंडीशंस में जो हमारे पास अवेलेबल मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसमें हम अचीव कर सकें। दैट वाज द इंटेंशन, राइट। एक सेकेंड, हाँ। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज सेटिंग एंड अचीविंग टारगेट्स इन टाइम कंसिडरिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर हमने बनाया पॉलिसी कमीशन, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आया दैट वाज पॉलिसी कमीशन। तो पहले जो है वो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बना रहा था, अभी इसका नाम सिर्फ इन्होंने बदला है, नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज पॉलिसी कमीशन। तो जो काम एक तरह से आप ये मान के चलिए कि पहले प्लानिंग कमीशन कर रहा था, अब उसका नाम बदल के इन्होंने पॉलिसी कमीशन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टर्म हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। मैंने भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर जो है ये प्लानिंग हमारी की जा रही है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है और जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उसके हिसाब से हमारी केंद्रीय और राज्य सरकारें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स उस पर काम करती हैं। तो इसमें ये सोशल एंड इकोनॉमिक एरियाज ऑफ ग्रोथ दोनों को कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी प्लानिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों एरियाज को कवर कर रही है। बात आ रही समझ में? So the planning covers both social and economic areas of growth. Planning covers both social and economic areas of growth, है ना। अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर्स यानी इकोनॉमिक एरियाज की बात करें तो वो एरियाज जहाँ से पैसा कमाते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, है ना। देखिए जहाँ तक इकोनॉमिक स्फेयर्स का सवाल है, जो गवर्नमेंट है वो तो कोशिश करेगी ना कि वो इकोनॉमिक स्फेयर्स यानी इकोनॉमिक एरिया पे भी काम करे और सोशल स्फेयर यानी सोशल एरिया पे भी काम करे। तो इकोनॉमिक एरिया में तो सबसे पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर। वैसे तो इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन इंडिया में क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ज़्यादातर लोग खेती में लगे हुए थे, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। फिर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ट्रेड, आप समझते हैं सेल परचेज को हम ट्रेडिंग बोल देते हैं और मैन्युफैक्चर करके सेल करने को हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। और इन दोनों को सपोर्ट कौन करता है? टर्शरी सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर या सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है ना, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सर्विस सेक्टर जो है वो ट्रेडिंग को भी और इंडस्ट्री को दोनों को हेल्प करता है और कुछ हद तक इवन एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। सो गवर्नमेंट को पूरा इकोनॉमिक स्फेयर, ऑल 4 आस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक स्फेयर, जैसे मैंने भी बताया, ये 4 मेन एरियाज थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्विस सेक्टर एंड ट्रेड। यहाँ तक सोशल स्फेयर्स का सवाल है, लोगों को बेसिक एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, ये तीनों चीज़ें मिले हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने
पूरी कोशिश जो है वो की। राइट, चलिए अब हम 3 तरह के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म, देन कैपिटलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे सोशलिज्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स इकोनॉमी जैसा कि इंडिया में है। ये 3 एस्पेक्ट्स अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टर्म कैपिटलिज्म। देखिए, कैपिटलिज्म का मतलब हो गया वो जहां पर कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्शन है, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज हैं, दैट इज कैपिटलिज्म। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट एज सच सिर्फ डायरेक्ट करती है, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्लानिंग भी बोलते हैं। डूज एंड डोंट्स बताएगी बस, बाकी मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कैपिटलिज्म के अंदर कंज्यूमर ओरिएंटेड वर्किंग होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड वर्किंग होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कहीं ना कहीं गरीबों को हेल्प करना, सर्व करना, वो थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कंज्यूमर प्रधान है तो हम ज़्यादातर लग्जरी गुड्स बनाने की कोशिश करते हैं जिनके प्राइजेस हाई होते हैं, और जहाँ प्राइस हाई होगा वहाँ ही प्रॉफिट हाई हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के देखते हुए बेसिकली जो कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है, और सोसाइटी के अंदर स्पेशली जो बैकवर्ड सेक्शन है ना, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, पुअरर सेक्शन है, उनकी नीड्स का, उनकी रिक्वायरमेंट्स का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। और आमतौर पर कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती मार्केट में, यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर नहीं होता, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज नहीं होती, गवर्नमेंट क्रिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है। थोड़ा कंट्रोल जरूर गवर्नमेंट करती है, बाकी बहुत ज़्यादा इसको ये कह सकते हैं कि भी डायरेक्ट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही हो, कंट्रोल कर रही हो हर चीज़ को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, ऐसा कैपिटलिज्म में नहीं होता। तो इसके अपने एडवांटेजेस हैं कि इससे ग्रोथ फास्ट होती है। नेचुरली जब प्रॉफिट एम होगा तो ज़्यादा कमाने के लिए तो हर कोई कोशिश करेगा, तो उससे फ़ायदा होता है, लेकिन वहीं फिर वो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, पूरर सेक्शन जो है वो और फिर पीछे रह जाता है ना। सो कैपिटलिज्म को हम कह सकते हैं इट्स अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। कैपिटलिज्म में क्या होता है? द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, इस तरह से ये चलता है। सो प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू दोज हु हैव परचेजिंग पावर, यानी जिनके पास परचेजिंग पावर है हम उन्हीं के पीछे जाते हैं। वी आर मोर कंसर्न विद दोज हु आर हैविंग द परचेजिंग पावर। ये परचेजिंग पावर जिसके पास होगी, हम उसके लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसको क्या माना जाएगा? कैपिटलिज्म। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अगर अलाउ कर रही है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? प्राइवेट ऑनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो वर्किंग है, वो मेनली जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक सेक्टर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होता है ना। सो कॉस्ट एफिशिएंट मीन्स यूज्ड एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना। सो जो भी कॉस्ट एफिशिएंट मीन्स को हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि लेबर इंटेंसिव यूज़ करें जिससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हम ये सोचेंगे कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, है ना। तो इसका डीमेरिट, जैसे मैंने कहा, मेरिट तो यही है कि इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाई, लेकिन डीमेरिट क्या है कि सोशल इंटरेस्ट जो है वो इग्नोर हो जाता है एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो चलिए अभी हम फर्स्ट वीडियो को अपनी यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके अंदर हमने यही स्टडी किया है कि अगर हमारी कंट्री को ग्रो होना था तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेगुलेशन की ज़रूरत थी। उस समय हमारी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में और वो भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लगे थे। ऐसे में गवर्नमेंट को 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू उतरना पड़ा, सो दैट वी कैन ग्रो एज पर आर नीड्स एंड मीन्स। जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको हम वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में तो लगाएं, लेकिन अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से लगाएं, है ना। तो इस सब को अचीव करने के लिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को डेवलप किया गया और उसके बाद अब उसका नाम पॉलिसी कमीशन किया है। और 3 तरह के कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं। वन इज़ कैपिटलिज्म, अगली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे सोशलिज्म, और इंडिया में जो मिक्स इकोनॉमी है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।